अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 20,884 हो चुकी है, जबकि 476 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,522 टेस्ट किए गए, जिसमें से 698 नए केसेस की तस्दीक हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटे में 14 अमवात भी हुई हैं। और पाकिस्तान में अभी कोरोना वायरस का पीक नहीं आया है, मगर माहिरीन और डॉक्टर्स खबरदार कर रहे हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोरोना वायरस की वबा फैली तो हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अस्पतालों में जगह और वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएंगे, मगर हुकूमत के मुताबिक अभी हालात ऐसे नहीं हैं। अस्पतालों पर दबाव नहीं है और वेंटिलेटर्स की भी कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद गुज़िश्ता रोज़ कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर फुरकान का इंतकाल हो गया और उनकी अहलिया का दावा है कि उनके शौहर की मौत अस्पतालों में जगह ना मिलने की वजह से हुई है। उनका कहना है कि डॉक्टर फुरकान की तबीयत खराब हुई तो इंडस अस्पताल फ़ोन करके जगह का पूछा तो कहा गया कि जगह नहीं है। आगा खान अस्पताल वालों ने भी जब सुना कि कोरोना का मरीज़ है तो उन्होंने भी कहा कि जगह नहीं है, जिसके बाद SIUT अस्पताल ले जाया गया, मगर वहाँ भी जगह नहीं मिली और फिर मुख्तलिफ अस्पतालों में लेकर घूमते रहे, मगर कहीं जगह नहीं मिली। जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है कि डॉक्टर फुरकान हाल ही में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से रिटायर हुए। 4 दिन पहले कोरोना का टेस्ट मस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेशन में रखा हुआ था, मगर दिल की तकलीफ की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया, मगर कहीं पर भी वेंटिलेटर नहीं मिल सका और उनका इंतकाल हो गया। जबकि सिंध हुकूमत का दावा है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने डॉक्टर फुरकान की मौत से मुताल्लिक इल्ज़ामात का जवाब देते हुए दावा किया कि हमें ये बताया गया है कि डॉक्टर फुरकान अस्पताल जाते हुए कतरा रहे थे। SIUT में तमाम वेंटिलेटर्स भरे हुए थे, मगर जब वो ओझा पहुंचे तो बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो गया था। सिविल अस्पताल जिना और लियारी जनरल अस्पताल में वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। ये देखना होगा कि क्यों उन्हें उन अस्पतालों में नहीं ले जाया गया। तहकीकात होनी चाहिए कि उन अस्पतालों में डॉक्टर साहब को क्यों नहीं ले जाया गया। जबकि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया कि इस वक्त सिंध में 79 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 16 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। जबकि इस हवाले से 26 मार्च को द न्यूज़ में शाये होने वाली खबर के मुताबिक महकमा सिंध के पास पूरे सूबे के लिए 484 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 353 काम कर रहे हैं, 52 खराब हैं, 43 वेंटिलेटर्स को अभी इंस्टॉल होना है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंडस अस्पताल से डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मौजूद होंगे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और उनके अस्पताल में भतीजी काम करती थी डॉक्टर फुरकान की, और जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि इंडस अस्पताल में जगह नहीं है, उनकी तरफ से कह दिया गया। मगर डॉक्टर फुरकान की अहलिया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सायमा फुरकान साहिबा। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए ज़ाहिर है, और आपने हमें ज्वाइन किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप जब जो सवाल आपको मुनासिब ना लगे आप जवाब ना दीजिएगा, और अगर आप जवाब ना देना चाहें, इंटरव्यू छोड़ना चाहें, जब आपका दिल चाहे आप इंटरव्यू से जा सकती हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हो रही हैं। सिंध हुकूमत का ये भी कहना है कि उन्हें सही अस्पताल में नहीं ले जाया गया। उनकी अपनी भतीजी इंडस अस्पताल में काम करती हैं। एक ऑडियो भी सर्कुलेट कर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वो खुद डॉक्टर फुरकान साहब जाने को तैयार नहीं थे कि लोगों को पता चलेगा मुझे कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से लेट होता गया। एग्जैक्टली क्या हुआ? वो जिस दिन उनकी सांस में तकलीफ हुई तो उस दिन इनकी जो बहन है हॉलैंड में रहती है, उन्होंने इसको कहा कि निदा तुम कुछ करो, तो उसने जब वहाँ किया कि अच्छा बेड है चचा आप आ जाए, तो मैंने खुद उसे फोन किया तो उसने चचा से बात की तो चचा ने कहा कि बेटा वहाँ जो प्रॉब्लम जो मुश्किलात है, मैं एक चीज जाऊंगा वहाँ दूसरी चीज में फंस जाऊंगा और मुझे वहाँ नहीं लेंगे ये लोग। उनको जिस चीज का डर था ये वही हुआ। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने डॉक्टर आमिर को कॉल की, वो बेचारे आए जिशान के साथ, घर देख के गए कि डॉक्टर साहब आपकी हालत सही नहीं है, आप हॉस्पिटल चले जाएं। फिर हमने निदा को फोन किया, निदा ने कहा कि वहाँ दूसरा, उसने कहा अच्छा आप होल्ड करें। फिर जब हमने दोबारा किया उसने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने दोबारा किया, फिर उसने कहा चाची वहाँ पे कोई बेड नहीं है, सब भरा हुआ है, सब विंडोज फुल है, वहाँ किसी को नहीं ले रहे। फिर हमने आगा खान में कॉल की, आगा खान ने भी उन्होंने जब सुना कि पॉजिटिव, उन्होंने कहा हम किसी को नहीं ले रहे, अब बंद हो गया है। उन्होंने बंद किया। फिर हमें किसी ने कहा आप सूट चले जाए, हम डॉक्टर साहब सूट चले गए, वहाँ से घुमाते रहे।
घुमा के 2 घंटे ये घर लेकर आए। घर में आके वो बेहोश हो गए। मैंने अकेले उठाया, लेकिन उस शख्स ने हाथ नहीं लगाया, खड़ा रहा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये आप बता रही हैं कि जो एम्बुलेंस वाला था उसने हाथ भी नहीं लगाया, ज़ाहिर है उनको कोरोना हुआ था, मगर साथ में आपने कहा घुमाते रहे। सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसे अस्पताल क्यों नहीं लेके गए जहां पर वेंटिलेटर्स मौजूद थे। मगर आप बता रही हैं कि डॉक्टर साहब को पहले कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो अस्पताल शिफ्ट हो जाएं, वो नहीं हो रहे थे। आप उनकी जो भतीजी हैं इस अस्पताल में, जो खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा वो नहीं मान रहे थे शिफ्ट होने के लिए। नहीं, डॉक्टर साहब गए थे जिस दिन उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है, वो गए थे। उनको पता था कि कहीं नहीं लेंगे, उन्होंने पहले कह दिया था कहीं नहीं लेंगे। खान वालों ने भी मना कर दिया, सूट जाके वापस आए, वो मना कर दिया। उनका टेस्ट कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ये डाव से कराया था, डाव वालों ने कंफर्म किया था। तो उसके बाद क्या कहा डाव वालों ने, और डॉक्टर साहब ने क्या फैसला किया कि वो घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगे, अलग थलग रहेंगे? घर पे ही थे। जब उनको फर्स्ट डे जब फीवर आया तो घर पे ही आ गए थे वो। मैंने घर पे उनको लिया कमरे में, मैं और ये दोनों बस बंद हो गए थे। फिर हम ना बाहर जाते थे ना अंदर कोई आता, तो बेल बजा के चीज ले लिया, बस इस तरह हम थे। जब इनकी सांस में तकलीफ हुई, ज्यादा बढ़ गई, तो फिर हमने हॉस्पिटल का किया और ये देखें ये हुआ। साहब अगेन ज़ाहिर मुश्किल वक्त है आपके लिए, मगर मैं फिर भी आपकी इजाज़त से एक कुछ सवाल और करना चाहूँगा कि कल ही वो एडमिट होने गए थे, जब उनका टेस्ट मस्बत आया उसके बाद आप बता रही हैं वो घर पर थे, तो एडमिट होने कल ही गए या और नहीं हो सका और अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया, या उससे पहले भी उन्होंने एडमिट होने के लिए गए थे, अस्पताल गए थे टेस्ट पॉजिटिव होने और कल के दरमियान? गए थे एक दफा, लेकिन फिर वहां से वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, कोई भी नहीं ले रहा, कोई भी नहीं ले रहा। तो जब पहले गए थे तो अस्पताल ने मना कर दिया था उनको एडमिट करने से? लेकिन नहीं, उस वक्त उनको वेंटिलेटर की ऐसी जरूरत नहीं थी। पहले वो एडमिट होने नहीं गए थे, कल वो एडमिट होना चाह रहे थे, तो वेंटिलेटर आप ये कह रहे हैं अवेलेबल नहीं था। आपकी अपनी तबीयत ठीक है, आपका आपके घर वालों का टेस्ट कराया है, आप लोग खैरियत से हैं, आप ठीक हैं? जी, अभी आज टेस्ट हुआ है, कल रिपोर्ट आ जाएगी सबकी। बहुत शुक्रिया। साइमा फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए, और उनके हस्बैंड के हवाले से जो खबर है वो आज सारा दिन गर्दिश करती रही है। इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं। बारी साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, उनकी भतीजी आप ही के अस्पताल में काम करती हैं, और ये खबर आना कि आपके अस्पताल में वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे, उन्हें जगह नहीं मिली, उन्होंने फ़ोन करके बात की, उसके बाद SIUT और दूसरे अस्पतालों में, ये क्या सूरत हाल हुई? अगर उनकी भतीजी आपके अस्पताल में काम करती हैं, आपकी उनसे बात हुई होगी, क्या हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसकी क्लैरिटी मैं दे दूं। उनकी भतीजी हमारे पास काम करती है। डॉक्टर साहब जो है ना, इनको 4-5 दिन पहले पॉजिटिव आया था और ये घर पे अपने आप को आइसोलेट करके मैनेज कर रहे थे। वो सोशल स्टिग्मा जो है ना, उसके शिकार हो गए ये। और इसने जी इनकी जो भतीजी है, इन्होंने इनसे कहा भी कि आप आ जाएं, आपका चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं और आपके सिचुएशन देख लेंगे। अगर आपको कुछ ना हुआ तो हम आपको घर भेज देंगे, लेकिन ये रेजिस्ट करते रहे। तो फिर उनके बाद एक दिन पहले भी उनसे बात हुई थी, उनकी ब्रीदिंग सही नहीं थी। इन्होंने इनको इंसिस्ट किया, इन्होंने कहा बेटा जो है ना, आपको पता नहीं है, मोहल्ले में पता लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी कोशिश की, ये नहीं माने। और कल सुबह 10 बजे फिर इनसे बात हुई थी और इनको उन्होंने इंसिस्ट किया कि आए, और वो नहीं माने। उनकी जो बेगम साहबा ने भी उनको कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने थे। तो फिर उसके बाद से उनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया। और फिर बाद में ये फिर शायद SIUT गए, और SIUT के बाद फिर वहाँ से ये फिर अपने घर चले गए, फिर वहाँ गए जहाँ उनकी जॉब थी, फिर वहाँ से ये वहाँ गए। इस दौरान ना इन्होंने कांटेक्ट किया, जबकि इनको कहा गया था कि क्योंकि हमारी अपनी एक डॉक्टर है, उनके चचा हैं, तो हमको तो डेफिनेटली, और डॉक्टर यहाँ पर इमरजेंसी में भी सबको पता था कि ये आ रहे हैं, और लेकिन इन्होंने शो अप नहीं किया इंडस हॉस्पिटल के अंदर।
मगर डॉक्टर साहब, अगर सिर्फ 18 मरीज सिंध में इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं, ज़ाहिर है वो भी ना हो और ज़्यादा अच्छी बात हो, और तकरीबन 250 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं अगर कोरोना के मरीजों के लिए, जैसा कि दावा किया जाता है, तो फिर सूरत हाल इतनी बुरी तो नहीं है कि वेंटिलेटर्स ना होते, उन्हें किसी भी अस्पताल में एडमिशन ना मिलता? अगर किसी एक अस्पताल में बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड थे सारे के सारे ज़्यादा मरीज होने की वजह से, तो कहीं और ना मिलता? कराची, जी कराची में जैसे 94 वेंटिलेटर्स इस वक्त हैं कोविड के लिए सिर्फ, उसमें से जो है ना इस वक्त 18-20 मरीज जो है ना वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, बाकी वेंटिलेटर खाली हैं। तो ये जो है ना अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब ने इसको अपनी सोशल प्रेशर की वजह से इसको डिले किया और फिर इस पोजीशन में गए कि जहाँ पर इनको कोई जगह न मिल सकी, और काफ़ी देर हो चुकी थी, और इसके लिए अल्लाह को प्यारे हो गए। हम सबको अफसोस है, हमारी कम्युनिटी के एक डॉक्टर हैं और किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर होने के नाते से उनको ज़रूर उनको लिया जाता, उनको इंटीग्रेट किया जाता। कोई भी हॉस्पिटल अगर उसमें जगह ना हो और तो वो नहीं करेगा, तो लेकिन एटलीस्ट जैसे ओजा में भी थिएटर उसमें वेंटिलेटर खाली थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओजा पहुंचने से पहले उनकी क़ज़ा इलाही आ गई थी और वो अल्लाह ताला की तरफ पहुंच गए। जी अच्छा, मगर उनकी भतीजी अगर इंडस अस्पताल में होती हैं, पहले उनकी बात भी हो रही थी और ज़ाहिर जो ऑडियो सामने आई है उसमें अगर वो दुरुस्त है कि वो उनको कन्विंस भी कर रही हैं कि आप एडमिट हो जाएं, तो बाद में एम्बुलेंस उनको सारे दूसरे अस्पतालों में लेकर क्यों घूमती रही? वो डायरेक्ट इंडस अस्पताल ही क्यों नहीं आ गया अगर आपके पास जगह भी थी? देखिए, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके बाद से मैंने जो सुबह 10 बजे बात हुई उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनसे पता करूं। उनकी भतीजी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा मैंने कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा था, उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। और बाद में मैंने सोशल मीडिया में देखा कुछ वॉइस मैसेजेस थे कि जो इनके किसी दोस्त ने उनको कहा कि SIUT में मेरी बात हो चुकी है, वहाँ बेड खाली है, आप वहाँ पहुँच जाएँ। तो वो बाकी के वो इंडस से मैं इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया था। और जब एक जो हॉस्पिटल में काम कर रही होगी और उनकी भतीजी हो और उसने वहाँ पर सब इंतज़ाम किया हुआ हो, तो कैसे उनको मना किया जाएगा कि अब आप यहाँ न लाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, ज़ाहिर है बहुत सीरियस और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये वाक़या है डॉक्टर फुरकान का। सिंध हुकूमत क्या तहकीक कर रही है इस हवाले से, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा, अगर सिर्फ सिंध में 18 वेंटिलेटर्स हैं जो ऑक्यूपाइड हैं, बाकी वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, तो किसी अस्पताल में क्यों नहीं जगह मिली डॉक्टर फुरकान को? शायद एक तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है और ये नहीं होना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की जान बच सकती थी। इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कोई कोताही हुई है, कहीं गलती हुई है। लेकिन एक ऑडियो जो हमने सुनी आज, वो किसी एक टीवी चैनल पे भी चली है और शायद उनकी वाइफ ने एडमिट भी किया कि वो उनके इंतकाल से एक दिन पहले की है, जिसमें इनकी जो भतीजी जिनका आपने जिक्र किया है वो इनको इंसिस्ट कर रही है कि वो हॉस्पिटल आ जाएं। तो डॉक्टर साहब खुद थोड़े से रिलेक्टेंट थे। एक तो ये भी मैं समझता हूँ कि हमें माशरे में लोगों को समझाना चाहिए कि कोरोना का वायरस को इतना बड़ा स्टिग्मा पता नहीं क्यों उसको बना लेते हैं कि जी अगर पता चल जाएगा लोगों को तो शायद सोसाइटी में हमारे लिए कोई मुश्किल हो जाएगी। ये किसी को भी हो सकता है, मुझे हुआ, मैंने तो खुद शेयर किया लोगों से कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, गवर्नर साहब को हो गया, उन्होंने शेयर किया है, और बहुत सारे लोगों को हुआ है, बरतानिया के वजीर आजम को हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम नजर आई है मुझे ये थी कि शायद वो बहुत ज्यादा इस सवाल से सेंसिटिव थे कि अगर लोगों को बाहर पता चलेगा, लोग देखेंगे, तो शायद उनकी फैमिली के लिए कुछ मसले होंगे, और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे। जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तब उन्होंने जाने की कोशिश की। फिर ये जो मिसहैंडलिंग हुई है वो आपके सामने, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। हम इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं और शेयर करेंगे ये सबके साथ हम। अच्छा, आप ज़रा इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट है, मगर एक सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि डॉक्टर साहब लेट हो भी गए थे उनकी ज़ाती वजूहात की वजह से, वो जिस तरीके से सोच रहे थे, तो उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत तो दावेदार है कि हम इस मामले को सीरियस लेते हैं और ज़ाहिर है इकदाम भी सबसे पहले आप लोगों ने किए। तो ये एम्बुलेंस वाले को क्यों नहीं पता था कि एग्जैक्टली कहाँ उन्हें लेके जाना चाहिए, कौन सा अस्पताल है, सांस में प्रॉब्लम है, कोरोना का मसला हो सकता है, तो कौन सा अस्पताल है जहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल होगा? ये क्यों हुआ कि उनको लेकर घूमते रहे और जहाँ गए वहाँ पर वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं थे? ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं थी कि पता हो कि अगर कोरोना का मरीज है तो एम्बुलेंस वाले को कहाँ लेके जाना है अगर उनकी हालत इतनी सेंसिटिव हो रही थी? मैं इससे बिल्कुल देखें इत्तेफाक करता हूँ। जो मैंने कहा ना कि मिसहैंडलिंग हुई है,
वेंटिलेटर्स ना होने वाली तो बात ही गलत है। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी एक हॉस्पिटल में जितने वेंटिलेटर्स हो वो ऑक्यूपाई हो, वहाँ अवेलेबल ना हो, लेकिन ये कहना कि किसी हॉस्पिटल में नहीं थे, ये बात बिल्कुल गलत है। वेंटिलेटर्स बिल्कुल मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा सच्ची बात है बात करते हुए मोहतात होकर बात करना चाह रहा हूँ। तावत की है कि हमारे पास एक कंप्लीटली कम्प्रीहेंसिव इसकी रिपोर्ट आ जाए और हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कल हम शेयर करेंगे कि कहाँ कोताही हुई। अगर इसमें कहीं सरकारी सतह पर कोई कोताही होगी तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे, और अगर हमारी कहीं कोई गलती होगी जिसकी वजह से हम उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं सिस्टम को, तो हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपकी तरफ से ज़ाहिर बार बार कहा जाता है कि बहुत जो सिचुएशन है वो इस वक्त संजीदा है, मामला बहुत ख़राब हो रहा है, अस्पतालों में इस वक्त कैपेसिटी के मसले आ सकते हैं, मगर अगर सिर्फ 18 वेंटिलेटर्स इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं कोरोना के मरीजों से, तो आपके पास जगह तो है, अभी कैपेसिटी तो मौजूद है। ज़ाहिर 18 भी ना हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, मगर ऐसा नहीं है कि बुरी तरीके से इस वक्त सूरत हाल है, वेंटिलेटर्स भी फारिग नहीं है। आप जितनी सिचुएशन ख़राब बताते हैं उतनी सिचुएशन क्या ख़राब नहीं है इस वक्त सिंध में? शायद बहुत सारे नहीं, देखें हमारे पास हजारों वेंटिलेटर नहीं है, चंद 100 हैं, कुछ हमने और ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो भी 100-150 और आ जाएंगे एक्स्ट्रा। लेकिन जिस तेजी से केसेस में इजाफा हो रहा है और बावजूद इसके के रिलेटिवली, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत कोई बड़ा अच्छा लॉकडाउन था, रिलेटिवली कुछ ही हद तक कोई लॉकडाउन हमने किया हुआ है, लोगों के मिलने मिलाने पे कुछ हद तक पाबंदी है और मुलाकातें लोगों की कम हो रही हैं, उसके होते हुए भी जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो उसमें इजाफा हो रहा है। और ये भी ध्यान में रखें कि नंबर ऑफ केसेस उस वक्त बढ़ रहे हैं जितने हम टेस्ट कर रहे हैं। हम 3000 टेस्ट, हमने 2500 टेस्ट किए हैं, उसमें 400 के करीब लोग जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं। अगर ये परसेंटेज जो है वो 10, 15, 20 और एक दिन 18% भी आए पॉजिटिव, तो ये बहुत ज्यादा है। अब तस्वर करें ना, किसी दिन अगर हमने टेस्ट 20,000 कर दिए तो 20,000 का आप निकाल लीजिए 10% और 15% क्या हो सकता है। तो सूरत हाल खराब हो सकती है। और अगर आज 18 पेशेंट सिर्फ वेंटिलेटर पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलैक्स हो जाएं। हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे, और खुदा ना खास्ता अगर उसमें फिर वही जो बीमार लोग हैं जिनको कोई और क्रॉनिक डिजीज हैं या किसी की एज ज्यादा है, तो अगर वो इसमें मुब्तला हो गए तो ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है। तो हम उस नैच पर पहुंचकर परेशान नहीं होना चाहते जिस पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पहुंचे। हम समझते हैं कि हमें पहले बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं। सब एक और मसला है जिस पर आप ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से। अब ट्रांसपोर्टर्स ने भी आपको डेडलाइन दे दी है। ज़ाहिर है जो ताजिर हैं, जो दूसरे मामलात हैं, उसके मुकाबले में ट्रांसपोर्ट को, और जो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, अगर वो खुलने जा रही है तो बसों में तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती, वो तो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरस फैलने की वजह बन सकता है। इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? आप खुद मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो आप बात कर रहे हैं उससे मैं डिसएग्री तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ आज भी बिजनेस हो रहा है और शायद वायलेट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लोग बुरी तरह से, और बिल्कुल भी संजीदा इसको नहीं ले रहे हैं। लेकिन मेरा ये समझना है कि अगर कहीं किसी एक जगह हो रहा है तो उसको मिसाल बना के 10 जगहों की और इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत का ये फैसला जिस तरह बाज़ाहिर नजर आ रहा है हमें, आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा, कल असद साहब ने कहा, तो शायद ये काफ़ी ईज करने जा रहे हैं लॉकडाउन में। तो हमारे पास भी कोई ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा कि पूरे मुल्क में कारोबार करने की इजाज़त हो और सूबा सिंध हम लोगों को ना करने दें। हम भी कुछ न कुछ ज़रूर आसानियां देंगे, लेकिन जाहिर है कि जो SOPs बनाएंगे कोशिश करेंगे उस पर हद्दुल इम्कान को इम्प्लीमेंट करा सकें और ज़्यादा एग्रेसिवली लोगों को अवेयरनेस दे सकें, उनको आगाही दे सकें कि किसी तरह अपने आप को इससे महफूज रखने के इकदाम वो कर लें। मतलब पहले आपका हर हवाले से रवैया बड़ा सख्त था, ताजिरों के हवाले से भी, अब ऐसा लग रहा है जैसे सॉफ्ट रवैया है आपका, ट्रांसपोर्टर्स को इजाज़त दी जा सकती है। देखिए, अगर पूरे मुल्क में सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएं, अगर ट्रेनें चलना शुरू हो जाएं, अगर हमारे जहाज चलना शुरू हो जाएं, अगर हमारी और ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो जाए, तो फिर मुझे बताइए कि हमारे पास जवाब क्या रह जाता है कि हम शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट की इजाज़त ना दें। मगर अभी तो ट्रेनें और जहाज बंद हैं, अभी तो इस तरीके से नहीं चल रहे हैं। डोमेस्टिक चाहे वो फ्लाइट्स हों या फिर ट्रेनें हों, वो बंद हैं। अभी बंद है ना, मैंने कहा ना कि जो नज़र आ रहा है हमें कि शायद बहुत सारी चीज़ें खुलने जा रही। बहुत शुक्रिया, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे शायद बहुत सारी चीज़ें खुलने जा रही हैं। आज वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में नरमी का इशारा भी दिया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बैरून मुल्क से आने वालों के ज़रिए फैला था, जिसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया था। मगर जब से बैरून मुल्क फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुए हैं, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में एक बार फिर कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है और ये तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे पाकिस्तान के अस्पतालों में
इजाफी बोझ पड़ने का खदशा है, यह खुद हुकूमत कह रही है। 28 अप्रैल को इस्लामाबाद और पेशावर में अबू धाबी और कतर से आने वाली परवाजों की तकरीबन 150 से ज्यादा मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया के मुताबिक 28 अप्रैल को अबू धाबी से आने वाली फ्लाइट 209 मुसाफिरों को लेकर आई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां तमाम मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 104 मुसाफिरों का टेस्ट मुस्बत आ गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल को कतर से पेशावर आने वाली परवाज के जरिए 248 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे थे। उनमें से 54 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई और सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क से 4 परवाजों के जरिए 2 हफ्तों के दौरान 932 मुसाफिर वापस आए हैं। उनमें से 189 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। जबकि 28 अप्रैल को हमारे प्रोग्राम में वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक पर तशवीश जाहिर की थी। उन्होंने भी बताया था कि शारजा से आने वाली फ्लाइट के 230 मुसाफिरों की अक्सरियत में कोरोना की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के साथ साथ PIA के पायलट्स और जहाज के अमले में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 7 अप्रैल को कनाडा से आने वाली PIA की परवाज के 2 पायलट्स और अमले के 3 अराकीन में कोरोना की तस्दीक हुई थी। हुकूमत ने बैरून मुल्क में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। हिफाजती इंतजाम के तहत वापस आने वालों के लिए एयरपोर्ट पर कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं। 48 घंटे उन्हें क्वारंटीन में रहना पड़ता है। अगर उसके बाद टेस्ट मुस्बत आए तो फिर वो फैसला कर सकते हैं कि उन्हें घरों में किस तरीके से आइसोलेशन में रहना है। साथ ही जब 48 घंटे हैं वो या तो हुकूमत की जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें मुफ्त रह सकते हैं, या अगर प्राइवेट होटल में रहना चाहते हैं तो पैसे देकर रह सकते हैं। मगर इस वक्त अगर इतनी तेज़ी से मुस्बत टेस्ट आएंगे तो हुकूमत के लिए लाना मुश्किल होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने हफ्ते के दिन इस हवाले से आवाम को आगाह किया था कि हम 21 मार्च से 2 मई तक 15,000 पाकिस्तानियों को 38 ममालिक से वापस लाया गया है, जबकि अब भी 1 लाख पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं। 7,500 मुख्तलिफ सूबों की कैपेसिटी है, मगर मुस्बत टेस्ट आएंगे तो और मुश्किल होगा पाकिस्तानियों को लेकर आना। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती हमारे साथ मौजूद भी हैं। मुईद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। तो साहब, आपने हफ्ते को बाकायदा तौर पर पूरा प्लान बताया कि किस तरीके से आप लोगों को वापस लाना चाहते हैं। 48 घंटे का क्वारंटीन, सरकारी फैसिलिटी में मुफ्त में रह सकते हैं, प्राइवेट फैसिलिटी में पैसे देकर रह सकते हैं, मगर बहुत तेज़ी से मुस्बत आ रहे हैं टेस्ट। रावलपिंडी में जो फ्लाइट आई उसमें बहुत सारे लोग मुस्बत, पेशावर में मुस्बत। ये जो इतने ज़्यादा मुस्बत टेस्ट आ रहे हैं, ये वजह क्या है? क्या उन ममालिक में टेस्ट नहीं हो रहा है या फ्लाइट में लोगों को लग रहा है, क्या हो रहा है? जी शुक्रिया शाहजेब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जब हमने एयरपोर्ट्स खोले थे 4 अप्रैल को, तो हमने पहले फ़ैसला ही ये किया था और तमाम कौम के सामने भी रखा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है इजाफ़ा करेंगे पैसेंजर्स में। क्योंकि हमें ये देखना था कि हमारी अपनी फैसिलिटीज़ कोप कर सकती हैं, हमारा जो प्लान है, जितने जहाज़ आ रहे हैं वो मामलात आराम से स्मूथली यहाँ हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये कि जो लोग आ रहे हैं हमारे पाकिस्तानी वापस, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ वबा का फैलाव ऐसा है कि वो अक्सरियत यहाँ पे इन्फेक्टेड आ रही है। तो बदकिस्मती से हमारे ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जो जहाज़ हमारे आए हैं। हम लगभग कोई 15,000 16,000 मुसाफिर ला चुके हैं और कई जहाज़ों पे वाक़तन ये हुआ है कि बेशतर लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड आए हैं। और आपने UAE का जिक्र किया, तो ख़ास तौर पे UAE से कुछ जो जहाज़ हैं, और ये हमारा जो मज़दूर तबका है वो अब उसका यही ख्याल किया जा रहा है कि वो वहाँ पे लेबर कैंप्स में होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक कमरे में कंजेस्टेड इन्वायरमेंट होती है, तो वो एक को लग गया तो वो खुदा न खास्ता फिर वो उस तरह सारों को स्प्रेड हो जाता है। तो अब हमने ये UAE की हुकूमत से भी बात की है, फॉर्मली भी ये टेकअप किया है, क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह पॉजिटिव केसेस आते रहें तो फिर जाहिर बात है सूबों की जो कैपेसिटी है करंतना की, आइसोलेशन की, अस्पतालों की, वो भी फिर प्रेशर में आ जाती है और फिर हमें अपने नंबर कम करने पड़ते हैं जो मुसाफिर हम बाहर से लाते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि ये हमें वज़ीर आज़म साहब की भी ताकीद है और पॉलिसी का मंतक ही ये है कि जितने पाकिस्तानी हम जितनी जल्दी ला सकें, उनका हक है वापस आना, वो हम लाएँ। लेकिन जब ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसा डेटा हमारे सामने आता है, क्योंकि हमने फैसला करना है शाहजेब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए महफूज तरीके से। तो अगर पब्लिक हेल्थ वाला इशू जो है वो आड़े आएगा तो फिर जाहिर बात है हमें नंबर कम करना पड़ेगा। और ये बदकिस्मती से पिछले हफ्ते में काफ़ी केसेस ऐसे निकले हैं। साहब, ज़ाहिर है आपने कहा कि 7,500 की तकरीबन सूबों की कैपेसिटी है। अगर मस्बत टेस्ट आएंगे, ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी तो वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। मगर
ये मैं फिर जानना चाह रहा हूं कि ये वहां पर क्या टेस्ट नहीं हो रहे जिन ममालिक से ये आ रहे हैं, चाहे अरब ममालिक हों या दूसरे ममालिक हों, या फिर लोगों को जहाज में से ही जैसी फुटेजेस सामने आई दरमियान में लग रहा था कि जहाज में भी वाज़े तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं ख्याल रखा गया? क्या लोगों को जहाज में बैठ के तो नहीं लग रहा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग राब्ता कर रहे हैं कि भाई हम कैसे ट्रैवल करें अगर सही तौर पर जहाज में डिस्टेंस को नहीं मेंटेन किया जा रहा? अच्छा, एक तो मैं ये वाजे कर दूं कि कम से कम अभी तक जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि लोग जहाज़ में बैठते हैं और सारों को जहाज़ में लग जाता है। ये पहले से पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अब आपको मालूम है कि जो स्ट्रेन्स हैं कुछ वायरस के, हमारे बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो पहले बात होती थी, खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस चढ़ जाएगा, वो नहीं हो रहा। इसलिए ये बज़ाहिर लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। जहाँ तक आपकी बात है टेस्टिंग की, आपको याद होगा जब हमने ये 17-18 मार्च को गालिबन पहली शिक ये लगाई थी एयर स्पेस बंद करने से पहले कि लोग बाहर से टेस्ट करा के आएँ। प्रॉब्लम ये है कि बाहर के ममालिक जो हैं वो PCR टेस्ट, जो टेस्ट सबसे मौजू हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो इस क्वांटिटी में मौजूद नहीं है या इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है कि बाहर वाले मुल्क जो हैं वो हमारे पैसेंजर्स पे वो करने को तैयार हों। वो अपने लोगों के लिए, जिस तरह हमें यहाँ बहुत रुकावट है, तो हमने भी बहुत सोच समझ के टेस्ट करने हैं, और यही एक वजह है कि हम 7,500 से ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, बाकी करंतना वगैरह का मसला है। तो वो टेस्ट तो बड़ा मुश्किल है कि कोई मुल्क माने कि तमाम पैसेंजर्स के वो करेंगे। ये दूसरी तरह के टेस्ट हैं, एक एंटीजन टेस्ट कहलाता है, और तरह के टेस्ट हैं जो वो ब्लड टेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय में वो टेस्ट जो हैं उनका उस तरह का फ़ायदा या एक्यूरेसी प्रिडिक्शन की नहीं है, इसलिए वो उसको मानने को तैयार नहीं है। और PCR टेस्ट इस तरह नहीं है इस वक्त दुनिया में अवेलेबल कि वो तमाम मुसाफिरों का कोई करने को तैयार हो जाए। तो ये हमारा हैंडीकैप है। कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए जो आता है उसका टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम बाहर वाले ममालिक पे इन्हिसार नहीं कर पा रहे इस चीज़ के लिए। मतलब मैं, और आपके पास ज़ाहिर डेटा होगा, मुझे एक और बात बताइएगा, मईशत के हवाले से बड़ी अहम बात है कि सारी दुनिया से जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं उसमें अरब ममालिक का जो आपने डेटा शेयर किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक से जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, क्या वो अरब ममालिक की और दूसरे ममालिक की मईशत की इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी वजह से, नौकरियों से फारिग होने की वजह से वापस आ रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मुस्तकबिल में फिर ये बेरोज़गारी का और रेमिटेंसेस में कमी का एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, या दूसरी वजूहात की वजह से वापस आ रहे हैं? अगर आपने देखा पूरा का पूरा डेटा, तो वो क्या क्या वजूहात है? अच्छा, इस पे मैं आपको थोड़ी सी तफरीक कर दूं, और इस पे बहुत काम हो रहा है। हमारे ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो है, फॉरेन ऑफिस बहुत काम कर रही है। ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ा इशू हमारे लिए रेमिटेंसेस का। ये जो लोग वापस आ रहे हैं, गल्फ़ के अलावा जो लोग वापस आ रहे हैं वहाँ से, तो ये ले ऑफ और नौकरियों वाला मामला बहुत कम है। ये असल मसला है ही खलीजी ममालिक में। और वहाँ भी मैं आपको बताऊँ कि जो ले ऑफ हो गई, यानी जिनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई, वो मिकदार ये 70,000 नहीं है, वो भी काफ़ी मिकदार है, कुछ हज़ार वो लोग हैं बदकिस्मती से। लेकिन और ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियाँ सस्पेंड कर दी गई हैं, या उनको पेड लीव दे दी गई है, या उनको अनपेड कहा गया है कि आप वापस चले जाएँ और कुछ माह बाद आपको बुला लेंगे। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इसके अंदर। लेकिन जो लेड ऑफ की कैटेगरी है वो भी बदकिस्मती से चंद हज़ार है UAE में, कुछ नंबर है सऊदी अरेबिया में, बहुत कम है उससे, कुछ नंबर है कतर में, बहुत कम है उससे। लेकिन ये भी इसमें बदतदरीज इजाफा होगा अगर खलीजी ममालिक की जो मईशत है वो ज़ाहिरी बात है एक रुकी हुई है, स्टैंड स्टिल पे है। लेकिन ओवरऑल हमारे जो लोग ज़्यादातर आ रहे हैं वो हैं जिनको या छुट्टी दी गई या फोर्स्ड लीव दी गई, और उनको ज़ाहिरी बात है वो भी मज़दूर तबका है, वहाँ रह के बगैर तनख्वाह के कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये मसला है कि ये तमाम वो लोग हैं जो रेमिटेंसेस देते हैं, और इस पर इसीलिए बहुत काम भी हो रहा है, दूसरे ममालिक से बात भी हो रही है कि हमारी जितने मज़दूर तबके की नौकरियाँ बच सकें वो बचें। और एक और कैटेगरी इसमें वो है कि सर्दियों के मौसम में खलीजी ममालिक में वैसे ही मेंटेनेंस के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे लोग जाते हैं। जब उनकी इंडस्ट्री ज़रा स्लो होती है, वो अपनी मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, तो हमारे बहुत से लोग 3, 4, 5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। तो इसमें कुछ वो लोग भी हैं जिनकी नौकरियां वैसे ही ख़त्म हो रही थी और वो वापस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अबू यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आपको बात करेंगे।